बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट की बेसिक वर्किंग एंड सिंटैक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको अपने HTML पेज के अंदर एम्बेड करने के कौन से तरीक़ाकार हैं। तो आज उससे आगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि HTML जो है हमारे पेज का कंटेंट जो है वो दिखाने के लिए यूज़ होती है, और इसी तरह CSS जो है वो हमारे पेज HTML पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर कलरिंग के लिए यूज़ होती है, उसमें डेकोरेशन वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम उसको अपने पेज को खूबसूरत बना सकते हैं CSS को यूज़ करते हुए। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टैटिक होती हैं, जो कंटेंट हमने लिख दिया वो लिखा हुआ नज़र आता रहेगा, और जो हमने CSS के साथ कलरिंग कर दी है वो एज इट इज़ रहेगी। अगर हमने कुछ उसमें डायनामिक एलिमेंट ऐड करने हों कि उस पर माउस ओवर हो तो उसका कलर चेंज हो, उसमें सब मेन्यूज़ खुलें, उसकी ड्रॉप डाउन ओपन्स हों, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी के लिए हम जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कैलकुलेशंस, इफ़ एल्स फंक्शन, सॉर्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह हमने कहीं पे ऐड करनी है अपने पेज के अंदर, तो ये जो ये फीचर्स हैं ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ऐड कर सकते हैं। HTML और CSS के ज़रिए हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह के तमाम फ़ीचर जिसमें सिलेक्शन आ जाती है, फंक्शनिंग आ जाती है, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन वगैरह, उसके लिए हम जो है वो फिर जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो ज़्यादातर सिंटैक्स है वो C++ से मिलता जुलता है, इसलिए हम अक्सर जो है वो C++ के रेफरेंस से बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सिंटैक्स है वो जैसा C++ का है वैसा ही इसका है। अब इसके अब बेसिक सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। जावास्क्रिप्ट की हर लाइन जो है वो सेमीकोलन के साथ एंड हुआ करेगी। अगर एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो फिर सेमीकोलन जो है वो मस्ट है। अगर एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट है तो फिर हम सेमीकोलन को स्किप भी कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा। लेकिन हम इस चीज़ को आदत बनाएंगे कि हर लाइन में अगर एक स्टेटमेंट भी है तो उसके एंड पे हम सेमीकोलन को ज़रूर यूज़ करेंगे, ताकि गलती की चांस जो है वो मिनिमाइज़ हो सके। नेक्स्ट बात आती है कि वेरिएबल हम कैसे लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल लेने के लिए VAR का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जैसे ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि VAR। यूँ हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करवा सकते हैं। C++ की तरह हमें यहाँ पे डाटा टाइप नहीं बताना पड़ती। वैसे अगर हम VAR का लफ्ज़ ना भी लिखें तो भी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन VAR का लफ्ज़ हम ज़रूर लिखा करेंगे, क्योंकि जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर ये चीज़ जो है वो एरर क्रिएट करती है। अगर VAR के बगैर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो ग्लोबली कंसिडर होता है, और अगर VAR के साथ किसी फंक्शन के अंदर बनाएंगे तो वो फिर लोकल कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए VAR के बगैर भी वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस बनाएंगे कि हम VAR के साथ ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हाँ, हम दूसरा ये कि इसके साथ हमें जो है वो डाटा टाइप नहीं बताना पड़ती। जैसे ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है VAR x, तो इसका मतलब है एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है x, हमने यहाँ पे कोई उसकी डाटा टाइप नहीं बताई। इसी तरह ये एक वेरिएबल लिया है x, उसकी वैल्यू हमने 5 दे दी है। इसी तरह ये एक वेरिएबल लिया है b, इसकी वैल्यू हमने पाकिस्तान रखी है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी तरह ये एक वेरिएबल लिया है इसकी z, इसकी वैल्यू हमने 2.34 मतलब फ्लोट वैल्यू रखी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट वेरिएबल लिए हैं, लेकिन किसी की भी हमने डाटा टाइप जो है वो मेंशन नहीं की। जावास्क्रिप्ट है जो है वो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ की वैल्यू सॉर्ट को, टाइप को डिटेक्ट करेगा और इसको वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड कर देगा। जिस वेरिएबल में हम स्ट्रिंग रखेंगे तो वो वेरिएबल फर्दर कैलकुलेशन में बतौर स्ट्रिंग डील होगा। जिस वेरिएबल में हम फ्लोट टाइप की वैल्यू रखेंगे वो फर्दर कैलकुलेशन में बतौर फ्लोट ही डील होगा। जिस तरह का हम उसमें डाटा रख देंगे उस तरह का वो वेरिएबल अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, मोल्ड कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि एक वेरिएबल हमने रखा है एक्स, उसमें हमने एक वैल्यू रखी है स्ट्रिंग टाइप की पाकिस्तान, और दोबारा हम उसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं x इज़ इक्वल टू 30। तो अब क्या होगा इस सूरत हाल में, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है, कोई एरर क्रिएट नहीं होता, लेकिन वैल्यू जो है न्यू वाली इसमें इस्तेमाल होगी। जो पहले वैल्यू यूज़ की थी वो ओवरराइट होके नई वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। बेशक पहली वैल्यू स्ट्रिंग थी और दूसरी इंटीजर है,
फिर भी ये टाइप भी उसके साथ ही चेंज हो जाएगी। पहले स्ट्रिंग थी तो नो इशू, नेक्स्ट वैल्यू जो हमने इंटीजर दी है तो वो एज एन इंटीजर इंटीजर जो है वो इस्तेमाल होगी हमारे पास। इसकी हम प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास बना हुआ है HTML का। इसके अंदर कहीं पे भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं। इस तरीकाकार हम जानते हैं कि स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करेंगे और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम कोई वेरिएबल जो है वो इनिशलाइज करवा लेते हैं। तरीकाकार क्या होगा, वी आर एक्स इज इक्वल टू 5। ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया मैंने। वी आर वाई इज इक्वल टू 4.5। ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया। इसी तरह वी आर जेड इज इक्वल टू पाकिस्तान। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर हमने एक वैल्यू ले ली है पाकिस्तान। अब हम किसी वेरिएबल को सी आउट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्स। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, जो उसमें हम 5 स्टोर करवाया था वो हमारे पास वैल्यू सी आउट हो रही है, प्रिंट हो रही है। अगर हम इसमें वैल्यू कोई नहीं रख देते हैं, जैसे वी आर एक्स था, इसी तरह वी आर एक्स दोबारा लिया, अब इसमें मैं इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग वैल्यू रख देता हूँ कोई, तो इससे कोई एरर नहीं आएगा। जस्ट ये होगा कि इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। पहले 5 स्टोर था तो अब इसमें जो हमने नई वैल्यू रखी है वो वाली वैल्यू सी आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाते, सिर्फ डिक्लेयर करवाया हमने, उसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी, तो उसको प्रिंट आउट करें तो क्या एरर आता है वो हम देखते हैं। जैसे हम C++ में देखते थे कि अगर हमने कोई वेरिएबल लिया है और उसमें वैल्यू नहीं स्टोर करवाई, उसको अगर हम सी आउट करवाते थे तो उस पर गार्बेज वैल्यू का प्रॉब्लम आता था। तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे वो सिंपली हमें बता देता है कि आपने ये वेरिएबल जो है अभी तक डिफाइन नहीं किया। जैसे ये एक वेरिएबल मैंने एक्स लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने स्टोर नहीं की और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या मैसेज हमें शो होता है। ये देखें, हमने उसको रीलोड किया तो उसने कह दिया है कि आपने जो वेरिएबल प्रिंट आउट करवाने की कोशिश की है वो अनडिफाइंड है, अभी उसमें कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई हुई। इसी तरह अगर हमने एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन नहीं किया और उस पर फर्दर कैलकुलेशंस की कोशिश करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अगर मैं कर देता हूँ, क्योंकि इसमें तो पहले वैल्यू कोई भी नहीं है एक्स में, तो उसमें मज़ीद मैं 5 जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें वो अब नॉट अ नंबर का एरर देगा कि ये एक नंबर नहीं है। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, अब मैं अगर सी आउट करवाऊँ इसको, नॉट अ नंबर, NaN इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, नॉट अ नंबर। नेक्स्ट बात आती है कॉन्केटिनेशन की। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स को आपस में मिलाना, उनको एक साथ प्रिंट आउट करवाना। तो कॉन्केटिनेशन के लिए जावास्क्रिप्ट में प्लस का साइन यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि जो वेरिएबल कॉन्केटिनेट हो रहे हैं या जो चीज़ें कॉन्केटिनेट हो रही हैं वो किस तरह की हैं। अगर दो वेरिएबल कॉन्केटिनेट हो रहे हैं तो दो वेरिएबल किस तरह के हैं, दोनों इंटीजर हैं या दोनों फ्लोट हैं या दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं या एक स्ट्रिंग टाइप का है एक इंटीजर टाइप का है। तो जिस तरह के वेरिएबल्स होंगे, जिस तरह का डाटा कॉन्केटिनेशन के लिए दिया जाएगा, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसका रिज़ल्ट हमें फ्राहम करता है। अगर हम एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का रखते हैं और एक स्ट्रिंग टाइप का रखते हैं, अगर दोनों को कॉन्केटिनेट करें तो स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों के जमा तो नहीं हो सकते, फिर वो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, दोनों का इकट्ठा रिजल्ट आ जाएगा। अगर दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर हैं तो फिर वही जो प्लस का साइन है बतौर एडिशन का काम करेगा, ना कि कॉन्केटिनेशन का। प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ लग जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5। एक वाई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4.5 है। कॉन्केटिनेशन के लिए हम जमा का साइन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, एक्स प्लस जेड।
एक x है हमारे पास और एक वेरिएबल जो है वो z है। अब अगर गौर करें तो x हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है और जो z है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो ये दोनों वेरिएबल चूँकि जमा नहीं हो सकते, तो यहाँ पर फिर ये वाला जो प्लस का साइन है एडिशन नहीं बल्कि कॉन्केटिनेशन का काम करेगा और हमें रिज़ल्ट में दोनों वेरिएबल जो हैं इकट्ठे शो करवा दिए जाएंगे। रीलोड करते हैं इसको, तो ये देखें 5 उसने x की जो वैल्यू थी वो शो करवा दी और जो स्ट्रिंग वैल्यू थी पाकिस्तान z में स्टोर थी वो शो करवा दी। अब हम यहाँ पे वेरिएबल जो है वो दोनों इंटीजर टाइप के कर देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या करता है। x जो है वो ऑलरेडी इंटीजर है, दूसरा जो है y कर देते हैं z की जगह पे। y चूँकि एक फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर और फ्लोट वैल्यू जमा हो सकती हैं, दोनों नंबर्स हैं। तो अब यही प्लस का साइन जो पहले कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा था अब एडिशन का काम करेगा। रीलोड करते हैं तो ये देखिए दोनों को उसने एडिशन कर दी है। 9.5 दोनों का रिजल्ट दे दिया है, एक वैल्यू 5 है दूसरी 4.5 है, तो दोनों को एडिशन करके 4.5 उसका 9.5 उसका रिजल्ट आ गया। तो मतलब ये जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है वैल्यूज़ को कि जो ऑपरेंड्स हैं प्लस साइन के इर्द गिर्द लेफ्ट एंड राइट पे जो ऑपरेंड हैं वो किस तरह के हैं। अगर तो स्ट्रिंग टाइप के हैं तो उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा, अगर एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है तो भी कॉन्कैटिनेशन ही होगी, और अगर दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। आगे फर्दर हम मज़ीद इसको तफसील से भी देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कीवर्ड्स की। हर लैंग्वेज के कुछ रिज़र्व वर्ड्स होते हैं जो उसके अपने यूज़ के लिए होते हैं, तो हम उनको कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में डिफरेंट वर्ड्स हैं, इंटीजर है, गो टू है, स्विच है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काफ़ी सारे वर्ड जो हैं वो एज अ कीवर्ड यूज़ होते हैं। इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। तो मोस्टली जो यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं वो ये वाले 63 कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये 63 कीवर्ड्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में अगर हमने कहीं पे कमेंट्स ऐड करने हों, जैसे कि अक्सर हमें कोडिंग करते वक्त बीइंग प्रोफेशनल हमें कमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि कोड की जो रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सके, पता चल सके कि ये लाइन हमने क्यों लिखी थी, इसका क्या पर्पज़ था। तो सेम तरीका कार जो है वो सी प्लस प्लस वाला यहाँ पे यूज़ होगा। अगर तो लाइन हम कमेंट्स हमारे सिंगल लाइन पे कंप्लीट हो सकते हैं तो हम डबल स्लैश के साथ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, और अगर हमारे जो कमेंट्स हैं वो मोर देन वन लाइन जा रहे हैं तो उसके लिए हम स्लैश स्टैरिक और उसके बाद जितने भी लाइनें ऐड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ये देखें दूसरी लाइन पे चले गए हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो एंड जो है वो दोबारा से वही स्टैरिक एंड स्लैश के साथ हम कर देंगे। तो ये सारी जितनी भी तीन लाइनें हमने लिखी हैं ये कमेंट्स में शुमार होंगे और इसका कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रन करके भी देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। ये देखिए रीलोड किया तो हमारे आउटपुट पे कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं है। वो कमेंट्स में सिर्फ कोड में लिखे हुए नज़र आते हैं लेकिन वो हमारी आउटपुट को मुतासर नहीं करते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। जब हमने वेरिएबल कोई रखना होता है तो उसके लिए हमने कोई ना कोई नाम स्पेसिफिक करना होता है कि हम उस वेरिएबल का क्या नाम रख रहे हैं। उस वेरिएबल के नेम को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं कि वो उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर बनता है। जब हमें उस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको उस आइडेंटिफायर यानी उसके नेम के साथ कॉल करेंगे तो वो हमें रिज़ल्ट शो करता है। तो आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी आइडेंटिफायर का नाम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफायर के नाम का नाम रखने के लिए जो बेसिक रूल है सबसे पहले वो ये है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो किसी अल्फ़ाबेट के साथ होनी चाहिए या अंडरस्कोर के साथ होनी चाहिए या डॉलर साइन के साथ होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं जो हम किसी भी वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है वेरिएबल VARSUM45। हमने एक वेरिएबल का नाम सम रखा है, तो अगर देखा जाए इसकी स्टार्टिंग एस से हो रही है, एस एक अल्फ़ाबेट है, तो इट मीन कि ये एक वैलिड नेम है क्योंकि स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डॉलर साइन होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसी तरह ये एक नेक्स्ट वेरिएबल है, इसमें हमने जो स्टार्टिंग है वो डॉलर साइन के साथ की है तो ये भी अलाउ है, कोई इशू नहीं है।
स्टार्टिंग में डॉलर साइन जो है वो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक हमने वेरिएबल लिया, उसकी स्टार्टिंग हमने अंडरस्कोर से की है, तो ये भी एक वैलिड नेम है। अंडरस्कोर के साथ नाम्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टार्टिंग के बाद हम चार चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में। अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, डॉलर साइन आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, या नंबर आ सकता है। स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता, लेकिन सब्सिक्वेंट उसके बाद जो है वो नंबर यूज़ कर सकते हैं हम। स्टार्टिंग में डॉलर साइन, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ही आएगा, और उसके बाद अगर हम चाहें तो नंबर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये एक फर्स्ट वेरिएबल है, वेरिएबल ABC = 10। तो ये चूँकि स्टार्टिंग जो है अल्फ़ाबेट से हो रही है और उसके बाद भी अल्फ़ाबेट्स ही आ रहे हैं, तो इट मीन कि ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। इस वेरिएबल को अगर देखा जाए तो उसका नाम जो है वो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो डिजिट जो है वो स्टार्ट में नहीं हो सकता, इट मीन ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें ये वाला, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो अल्फ़ाबेट से हो रही है और उसके बाद नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी एक वैलिड नेम है, क्योंकि स्टार्ट में नंबर नहीं हो सकता, बाद में नंबर हो सकता है। नेक्स्ट ये वाला वेरिएबल देखें तो A_BC, ये भी ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हो रही है और बाद में हम अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट, नंबर, डॉलर साइन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला अगर देखा जाए तो ये भी एक वैलिड नेम है, क्योंकि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हो रही है और डॉलर साइन, अंडरस्कोर, नंबर बाद में आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं। ये वाला अगर देखा जाए तो इसमें स्टार्टिंग डॉलर साइन से हो रही है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग डॉलर साइन, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से हो सकती है। ये वाला अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल की स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो रही है, ये भी एक वैलिड नेम है। इस वेरिएबल में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हो रही है, लेकिन उसके बाद हाइफन यूज़ हुई हुई है। हम ये हाइफन जो है वेरिएबल के नेम में कोई भी सैम्बल नहीं यूज़ कर सकते, हाइफन भी अदर सैम्बल्स में आता है, तो हम इसको भी नहीं यूज़ कर सकते। हम सिर्फ चार चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन या नंबर, डिजिट्स। तो लिहाजा ये वाला जो नेम है वो एक वैलिड नेम नहीं है। इसी तरह ये अगर देखा जाए तो इसमें भी डॉट सिंबल यूज़ हुआ है, तो ये भी एक वैलिड नेम नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। पहले भी बात हो चुकी है, हम सिर्फ चार चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, डॉलर साइन, नंबर एंड अंडरस्कोर। ये वाला अगर वेरिएबल नेम देखा जाए तो इसमें तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अल्फ़ाबेट्स भी, अंडरस्कोर भी, डॉलर साइन भी एंड डिजिट्स भी, तो ये एक वैलिड नेम है, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। वेरिएबल रीडिक्लेरेशन, अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं तो उसको कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं और दोबारा उसी नेम का अगर वेरिएबल लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, जब तक हम उसमें वैल्यू नहीं देते। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएबल एक लिया 19, उसके बाद वही वेरिएबल जहाँ पे जो एक्स वेरिएबल था दोबारा वही वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है एक्स के नाम से। तो अब अगर हम इसको एक्स को प्रिंट आउट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने दोबारा जो वेरिएबल लिया है उसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 78, और दोबारा मैंने वेरिएबल लिया है एक्स, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब अगर हम इसको प्रिंट आउट करवाएं एक्स को, तो हमारे पास 78 जो है वो सी आउट होना चाहिए, 78। क्योंकि हमने दोबारा जो वेरिएबल लिया उसको हमने वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसलिए वो पहली वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करके। हाँ अलबत्ता अगर हम दूसरे वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं स्टोर करवा देते हैं, तो फिर पहली वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी, जो न्यू वैल्यू है वो वाली वैल्यू प्रिंट आउट होगी। ये देखें 67 जो है वो प्रिंट आउट हो रहा है हमारे पास। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की पहले बात हो चुकी है, प्लस का साइन जो है वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। इसके लेफ्ट हैंड राइट साइड पे जो चीज़ें होंगी वो ऑपरेंड कहलाती हैं। अगर जो ऑपरेंड हैं वो दोनों इंटीजर हैं तो ये प्लस का साइन जमा के लिए काम करेगा। अगर जो ऑपरेंड्स हैं वो एक स्ट्रिंग टाइप का है और एक इंटीजर टाइप का है, तो फिर ये कॉन्केटिनेशन के तौर पे काम करेगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वी एक्स, वेरिएबल एक्स लिया हमने जिसकी वैल्यू 3 है, और एक वेरिएबल वाई लिया जिसकी वैल्यू 5 है, एक वेरिएबल ए लिया है जिसकी वैल्यू प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ये वाली है। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने ये देखें क्या किया है, वेरिएबल z में हमने स्टोर करवाया x प्लस वाई। x जो है वो भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन जो है बतौर
एडिशन ऑपरेटर काम करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू जमा होकर जेड में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो एक वेरिएबल बी लिया है, उसमें हमने ए प्लस वाई को स्टोर किया है। ए क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है और वाई हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये इंटीजर और स्ट्रिंग जब प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे और कॉन्केटिनेट होकर ये वैल्यू जो है वो बी में स्टोर हो जाएगी। बी को जब हम प्रिंट आउट करवाएंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। इसको प्रैक्टिकली अगर हम करके देखें, एक्स कोई भी पी वेरिएबल ले लिया है हमने, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और ये एक स्ट्रिंग हमने स्टोर करवा दी और इसमें हमने 5 वैल्यू कर दी है। अब अगर हम एक्स और पी को कॉन्केटिनेट करें, दोनों को प्लस का साइन यूज़ करें, पी प्लस एक्स, या यूँ कर लेते हैं कि एक नया वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल लिया है z और उसमें मैंने कर दिया है x प्लस पी प्लस एक्स, और यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ z को। तो ये देखिए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान आर 5। असल में क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू है, तो दोनों जमा नहीं हो सकती थी, इसलिए उनको कॉन्केटिनेट कर दिया गया है। दोबारा से अगर कोडिंग को देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये एक स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू है और p जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हमने क्या किया है, p प्लस एक्स किया है, तो प्लस जो है अब कॉन्केटिनेशन का काम करेगा, दोनों को कॉन्केटिनेट करके उसने स्टोर कर दिया है z में, और जब हमने z को सी आउट करवाया तो उसने हमें ये वाला रिज़ल्ट दे दिया जो हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन वेरिएबल्स की एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके और इनको प्रिंट आउट करवा के देखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं।